सबाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 20 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आप देखेंगे हूथियों ने सऊदी अरब के तेल कारोबार की कमर तोड़ने का किया ऐलान, बाबल मंदब के करीब कब्जा जमाने का हूथियों का बड़ा प्लान हुआ बेनकाब, सीरिया में तुर्की की एंट्री से इसराइल में मची खलबली, ईरान ने अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट में बनाया नया रीजनल ऑर्डर, ईरान और यूएई की टेंशन के बीच अरबों डॉलर देने की खबरों पर यूएई ने दिया बड़ा बयान, गजा में मदद करने वाले लोग भी इसराइल के निशाने पर, लगातार तीसरे साल दुनिया में सबसे खतरनाक जगह बना गजा। शुरुआत करते हैं इस शो की। कतर हमास का दूसरा घर है जहां हमास के लीडर महफूज महसूस करते हैं और इसी घर में 19 अगस्त की देर रात एक बड़ी मीटिंग हुई है। देर रात कतर के प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने दोहा में हमास के पॉलिटिकल चीफ खलील अल हैया से एक बेहद अहम मुलाकात की है। खलील अल हैया अभी ताज़ा ही हमास के सर्वा हमास के चीफ बने हैं। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक इस मुलाकात में गजा और फ़लस्तीन के मौजूदा सूरत हाल पर खुलकर बात हुई। शेख मोहम्मद ने हमास के उस फैसले की जमकर तारीफ़ की जिसमें हमास ने गजा में सीज़ फायर मुआहदे के दूसरे फेज़ को लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ पीस के रोड मैप को कबूल कर लिया है। 19 और 20 अगस्त की रात ये खबर आई कि कतर के प्राइम मिनिस्टर ने इस मौके पर खलील अल हैया से मुलाकात के दौरान इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी जमकर आईना दिखाया और साफ कहा कि पूरी दुनिया अपनी जिम्मेदारी समझे और इसराइल पर प्रेशर डाले। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसराइल इस मुआहदे की शर्तों को पूरा करे और फ़लस्तीनी आवाम के हक़ों पर लगातार हो रहे हमलों और जुल्म को फ़ौरन बंद करें। यानी दोस्तों, हमास ने अमन के रोड मैप को मानकर अपना रुख साफ कर दिया है और अब गेंद इसराइल के पाले में है कि क्या वो सीज़ फायर की शर्तों को मानेगा या फिर अपनी हठधर्मी जारी रखेगा। कई बार सवाल उठते हैं हमारे गोदी मीडिया और उनके जैसे सोच रखने वालों की तरफ से कि अरब मुल्क क्या कर रहे हैं गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए। तो उन्हें ये पूछना चाहिए कि गज़ा के पॉलिटिकल मूवमेंट का सर्वा कतर ही क्यों जाता है, उनके लीडर्स कतर में क्यों रहते हैं और वो कहते हैं कि इन्होंने कभी आवाज़ उठाई नहीं उठाई, गोदी मीडिया कहता है और उसके जैसे लोग। तो फिर ये हमास के मुंह पर बैठकर, चीफ के मुंह पर बैठकर कतर के अमीर क्या कह रहे हैं, कतर के प्राइम मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। असल में कुछ काम पर्दे के पीछे से होते हैं, सामने से निंदा होती है, सामने से सपोर्ट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं ईरान की खबर का, क्योंकि ईरान भी फ़लस्तीन के साथ है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की कुद्स फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने इसराइल के ख़िलाफ़ बहुत बड़ा बयान दिया है। जनरल इस्माइल कानी ने दो टूक लफ्ज़ों में कहा कि फ़लस्तीनी ज़मीनों पर इसराइल का परमानेंट कब्ज़ा यानी एनेक्सेशन नामुमकिन है और इस इसराइली निज़ाम का ख़ात्मा पूरी तरह से तय है। यानी वो कह रहे हैं कि इसराइल ख़त्म होकर रहेगा। 19 अगस्त की देर रात ईरानी मीडिया में यह खबर आई और इस खबर के मुताबिक इस्माइल कानी ने कहा कि फ़लस्तीन की ज़मीनों पर कब्ज़ा करने वाले एक सोशल कैंसर में मुब्तला हो चुके हैं। यानी ये कहा गया है कि इसराइली हुकूमत और निज़ाम सोशल कैंसर जैसा है और उन्होंने ये भी कहा कि अंदरूनी तौर पर बिखरना और तबाह होना ही उस कैंसर की या उस निज़ाम की किस्मत बन चुका है। जनरल कानी ने वेस्ट बैंक में इसराइली हरकतों पर हमला बोलते हुए ये भी कहा कि वहाँ खुलेआम वहशी दहशतगर्द घूम रहे हैं, वो फ़लस्तीन के ग्लोबल मसले को कभी हाशिए पर नहीं धकेल सकते। ये बड़े सख्त लफ्ज़ हैं। अब देखिए, एक तरफ अरब दुनिया और एक तरफ ईरान, दोनों ही फ़लस्तीन के मुद्दे को बहुत ही मजबूती के साथ उठा रहे हैं, कोई नरम ज़ुबान में, कोई सख्त ज़ुबान में। लेकिन इससे साफ़ है कि दोनों ही तरफ, चाहे अरब हों चाहे गैर अरब हों, वो फ़लस्तीन के लिए मजबूती से आवाज़ उठा रहे हैं। अब दोनों तरफ की खबरें दिखा दी। अब आप ज़रा अहम खबर सुनिए जो जंग से जुड़ी हैं, जो डिप्लोमेसी से भी जुड़ी हैं। यमन के हूथियों ने दावा किया है कि उन्होंने पिछले एक महीने में सऊदी अरब की तेल सप्लाई की कमर तोड़ दी है और पूरे इलाके में सऊदी फ़ौज पर ताबड़तोड़ हमले बोले हैं। हूथियों का दावा है कि 20 जुलाई से 19 अगस्त के बीच उन्होंने सऊदी अरब के 8 तेल के जहाज़ों को सीधा निशाना बनाया है और 48 जहाज़ों को रास्ता बदलने और वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। हूथीज़ की तरफ से
उनके आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्सपर्सन याहिया सारी ने यह भी कहा कि सना एयरपोर्ट और हुदैदा बंदरगाह पर हुए हमलों के बदले में उन्होंने 9 बड़े ऑपरेशन किए, जिनमें यानबू, नजरान, जिजान, अबहा और ईस्टर्न सऊदी अरब के तेल ठिकानों को सीधे तौर पर निशाना बनाए गए। जितने इलाकों के नाम लिए ये सब सऊदी अरब के इलाके हैं। इसके अलावा हुथीस का कहना है कि उन्होंने सऊदी अरब के फ़ौजी जमावड़े और फ़ौजी जहाज़ों पर 14 और बड़े हमले किए हैं, जिनमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने और कई जहाज़ों और कश्तियों के तबाह होने का दावा किया गया। बहुत डिटेल बयान दिया है याहिया अंसारी ने। हूथियों का पैगाम बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है इस पूरे बयान के बाद कि वो समंदर, हवा और ज़मीन तीनों मोर्चों पर सऊदी अरब को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने की साफ साफ ठान चुके हैं। यानी दोस्तों, हूथियों ने सऊदी अरब के तेल कारोबार और फौजी अड्डों को एक साथ घेर कर ये साफ कर दिया है कि ये जंग अब सिर्फ सरहद तक महदूद नहीं रही, बल्कि सऊदी अरब की पूरी इक्तिसादियत यानी इकनॉमी को हिलाने के लिए पूरी तरह फैल चुकी है। अब ये थी एक तरफ की खबर, जैसे कही गई वैसे सुना दी। अब सुनिए दूसरी तरफ की खबर, जैसे कही जा रही है वैसे सुनाऊंगा। यमन की तस्लीम शुदा हुकूमत के एक मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी वार्निंग जारी की है। उन्होंने खबरदार किया है कि यमन के हूथी बागी यानी हूथी लड़ाके बाब अल मंदब स्ट्रेट के पास ज़मीन के एक बहुत बड़े हिस्से पर कब्ज़ा करने की साजिश रच रहे हैं और इसके लिए वो एक बड़ा हमला कर सकते हैं। अगर हूथीज़ अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो दुनिया के सबसे मसरूफ़ समंदरी रास्तों में से एक पर ख़तरा और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 3 हूथी फ़ौजी ज़राए और यमनी हुकूमत की फ़ौज के एक तर्जुमान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि हूथी आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है, वरना सऊदी अलायंस आगे बढ़ेगा। अगर ये हमला हूथियों का कामयाब होता है तो इस बेहद अहम शिपिंग लेन के पास हूथियों का शिकंजा और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। ये वही रास्ता है जहां हूथियों ने साल 2023 से गुजरने वाले जहाज़ों को लगातार निशाना बनाकर कोहरा मचा रखा है। इतना ही नहीं, ईरान के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने के बाद बाब अल मंदब पर कब्ज़े से ईरान और उसके साथियों की पहुंच मिडिल ईस्ट के दूसरे सबसे अहम समुद्री रास्ते तक भी फैल जाएगी। बाब अल मंदब पर हूथियों का बढ़ता दबदबा सऊदी अरब के तेल एक्सपोर्ट के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा बन जाएगा, जिसके खिलाफ हूथी पहले ही समुद्री नाकेबंदी का ऐलान कर चुके हैं। यानी दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बाद अब हूथीज़ बाब अल मंदब की चाबी भी अपने हाथ में लेने की फिराक में हैं, और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के समुद्री कारोबार और तेल की सप्लाई पर एक बहुत बड़ा तूफ़ान और मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। अब सुनिए तीसरी अहम खबर। इसराइल अब तुर्की को सीधा चैलेंज दे रहा है। आईडीएफ का चीफ एयाल ज़ामिर साफ लफ्ज़ों में कह रहा है कि वो अपनी सरहदों पर किसी भी दुश्मन ताकत को पैर जमाने नहीं देगा। सीधा इशारा तुर्की की तरफ है, और ये बयान जब आया है, जो इसकी टाइमिंग है और जो इसकी लोकेशन है, वो सीधा इशारा कर रही है। ये बयान आया है सीरिया के उस एयरबेस पर हमले के बाद जहां इसराइल का दावा है कि तुर्की अपनी फ़ौज तैनात करने की तैयारी में था। ये खबर हमने कल ली थी 18 अगस्त को, और ये खबर बहुत अहम थी, हमने तभी कह दिया था, क्योंकि इसमें तुर्की के ऑफिशल्स वहाँ दौरा करने गए, उसके बाद हमला हुआ था। दरअसल एयाल ज़ामिर सीरिया के जुनूबी हिस्से में इसराइल के कब्ज़े वाले बफर जोन में पहुंचा था। वहां उसने इसराइली फ़ौजियों से मुलाकात की और अपने सीनियर अफसरों के साथ हालात का जायज़ा लेने का उसने ढोंग भी रचा। आप तस्वीर देख रहे होंगे, वो उंगली दिखाते हुए तस्वीर खिंचाई गई। ऐसे बहुत से महामानव हैं जो उंगली करके तस्वीर खिंचाते हैं, जैसे सब समझ आ रहा है। इसी दौरान एयाल ज़ामिर ने तुर्की को बंद लफ्ज़ों में वार्निंग भी दी जब ये तस्वीर खिंचा रहा था। आईडीएफ का ये चीफ कह रहा था कि वो सीरिया के मोर्चे पर बदलते पूरे मंजरनामे पर नजर रखे हुए है और अपनी सरहद के पास किसी भी मिलिट्री ताकत को पनपने नहीं देगा। सीरिया की ज़मीन पर तुर्की की मौजूदगी इसराइल में खौफ पैदा कर रही है, कोई माने या ना माने, और इसी डर की वजह से इसराइल ने कल सीरिया में एक एयर स्ट्राइक की थी। आने वाले वक्त में आप लिख लीजिए, इसराइल, सीरिया और तुर्की इन्हें भिड़ता देखेंगे। सीरिया तुर्की एक तरफ और इसराइल एक तरफ, ये लिख लीजिए, ये होगा। यानी दोस्तों, इसराइल और तुर्की के बीच ये टेंशन अब साफ तौर पर बढ़ रही है, और ये बढ़ती टेंशन तुर्की के सामने इसराइल का खौफ साफ साफ दिखा रही है।
इसी खबर का एक और रुख है। तुर्की ने इसराइल के बेबुनियाद और झूठे दावों की धज्जियां उड़ाते हुए उसे करारा जवाब दिया है। सीरिया के एयरबेस पर इसराइली बमबारी के बाद तुर्की ने इसराइल के तमाम इल्ज़ामात को सिरे से खारिज कर दिया है। तुर्की की हुकूमत ने साफ लफ्ज़ों में ये कहा है कि इसराइल के ये तमाम दावे पूरी तरह से झूठे हैं, बकवास हैं, मनगढ़ंत हैं, जिनकी हकीकत से कोई जो है रिलेशन नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। दरअसल इसराइल ने तुर्की बॉर्डर के करीब सीरिया के एक बंद पड़े एयरबेस पर हवाई हमला किया था और इसराइल ये ढोल पीट रहा था कि सीरिया उस एयरबेस पर तुर्की की फ़ौज तैनात करने की इजाज़त देने जा रहा था। तुर्की ने इसराइल के इस फर्जी बहाने को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है और कहा कि इसराइल अपने खौफ और बौखलाहट को छुपाने के लिए ऐसे झूठों का दावा कर रहा है, ऐसे झूठों का सहारा ले रहा है। यानी तुर्की कह रहा है कि हम फ़ौज तैनात नहीं करने जा रहे थे, और अगर कर भी रहे थे तो मसला क्या है, क्योंकि वो बॉर्डर, तुर्की के बॉर्डर से वो जगह, वो एयरबेस 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर दूर था। लेकिन इसराइल की हवा ख़राब है। जो अपने आप के ताकतवर होने का ढोंग करता है वो सबसे ज़्यादा डरपोक होता है। इसराइल ईरान से भी डरता है, लेबनान से भी डरता है, तुर्की से भी डरता है और सीरिया से भी डरता है। वो हर किसी से डरता है क्योंकि वो चाहता नहीं आसपास कोई ताकतवर हो जाए और मैं पिट जाऊं। बहुत डरता है। बढ़ते आगे, 2-3 अहम खबरें ईरान से। ईरान एक नए रीजनल ऑर्डर की बात कर रहा है और इस रीजनल ऑर्डर में अमेरिका और दूसरी बाहरी ताकतों का दखल ख़त्म करने का प्लान भी शामिल है। यानी ईरान चाहता है कि रीजन के फैसले अब रीजन के मुल्क खुद करें और किसी बाहरी ताकत की दखल अंदाजी ना हो। ग्लोबल ऑर्डर नहीं तो रीजनल ऑर्डर ही सही। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने ये कहा है कि रीजन में एक नया निज़ाम उभर रहा है, एक नया ऑर्डर बन रहा है जिसमें बाहरी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं होगी। गालिबाफ के मुताबिक रीजन के मुल्कों के आपसी रिश्तों में बाहरी ताकतों की दखल अंदाजी तेज़ी से कम हो रही है। उन्होंने कहा कि अब रीजन के मुल्कों के बीच ताल्लुकात और फैसले खुद इन मुल्कों के हाथ में होने चाहिए। यानी ईरान का कहना है कि अमेरिका समेत दूसरी बाहरी ताकतों का रीजन में जो असर और दखल रहा है उसे रफ्ता रफ्ता ख़त्म किया जा रहा है, और यही वजह है कि ईरान बार बार एक नए रीजनल ऑर्डर की बात कर रहा है। ऐसा ऑर्डर जिसमें रीजन के मुल्क अपने फैसले खुद करें और बाहरी ताकतों पर उनका भरोसा या उनकी डिपेंडेंसी कम हो। यानी ईरान के इस बयान को सिर्फ एक सियासी बयान नहीं बल्कि रीजन में अमेरिका के असर को कम करने की एक बड़ी कोशिश के तौर भी देखा जा सकता है। एक और खबर सुनिए। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने इराकी रेजिस्टेंस मूवमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है और इसे इराक के साथ साथ ईरान की ताकत का सबसे बड़ा सोर्स भी करार दे डाला है इराकी रेजिस्टेंस को। वही इराकी रेजिस्टेंस जिसके हथियार इराक की हुकूमत छीनना चाहती है क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है, और ईरान उस रेजिस्टेंस के साथ खड़ा है क्योंकि वो ईरान का साथ देते हैं। गालिबाफ ने जोर देकर कहा कि रेजिस्टेंस का दायरा अब सिर्फ इस इलाके तक महदूद नहीं रहा बल्कि ये पूरी दुनिया में फैल चुका है। दोस्तों, ईरानी स्पीकर आज एक बड़े पार्लियामेंट्री वफ्द यानी डेलीगेशन के साथ बगदाद पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने बगदाद एयरपोर्ट पर उस मकाम का दौरा किया जहाँ जनवरी 2020 में एक अमरीकी ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी और अबू मेहंदी अल मुहंदिस को मार दिया गया था, और ये दोनों ही बड़े कमांडर थे ईरान के IRGC के। उसी जगह खड़े होकर गालिबाफ ने कहा कि रेजिस्टेंस की ताकत या ये ताकत अब दुश्मनों के हर मंसूबों को नाकाम करने के लिए पूरी तरह तैयार है। बढ़ते हैं आगे। UAE और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के दरमियान अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। UAE के प्रेसिडेंट के डिप्लोमेटिक एडवाइज़र अनवर गारगाश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं जिनमें ये कहा जा रहा था कि UAE ने ईरान को बहुत बड़ी माली सहूलियतें या फंड्स दिए हैं। अनवर गारगाश ने इन दावों को पूरी तरह झूठा करार दिया और कहा कि ये सब एक मायूस मीडिया प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। उन्होंने ये भी साफ किया कि चाहे वर्करों के रेजिडेंसी परमिट रद्द होने की बातें हों या ईरान को माली इमदाद देने की, ये सब महज अफवाहें हैं और UAE ज़मीनी हालात पर पूरी तरह नज़र बनाए हुए है। ये भी बात आई थी ना कि जो ईरानी हैं या शिया हैं उनके वर्क परमिट कैंसिल किए जा रहे हैं UAE में, तो उन्होंने कहा ये सब मनगढ़ंत बकवास बातें हैं, अपने अपने वीडियोज़ अपनी अपनी न्यूज़ को चलाने के लिए
सामने लाए जाते हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कि बीच में एक अजीबोगरीब अफवाह उड़ी थी कि यूएई ने खुद पर हमले रुकवाने के लिए ईरान को मोटा माल दिया है, यहाँ तक कि कई टन सोना, अरबों डॉलर, कई जहाज ईरान की झोली में डालने की बातें कही जा रही थीं। मीडिया हाउसेस ने कहा, हमारे यहाँ के भोले भाले लोगों ने उसे कवर कर लिया। कुछ तो बड़े बड़े लोग हैं भाई, मिलियंस वाले, उम्र दराज लोग हैं, मुझसे भी बड़े, उन्होंने भी कवर कर लिया। अब अनवर गारगश जो हैं वो ये कह रहे हैं कि पता नहीं कौन सा नशा करके लोग इस तरह के मनगढ़ंत अफवाहें और खबरें उड़ा देते हैं। यानी दोस्तों, जो लोग ये अफवाह फैला रहे हैं कि यूएई ने ईरान के आगे घुटने टेक कर दौलत की बरसात कर दी है, यूएई के इस बयान ने उन तमाम फर्जी खबरें फैलाने वालों का पूरी तरह भंडाफोड़ कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी और खूनी खेल का ऐसा दिल दहलाने वाला सच सामने आया है जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। यूनाइटेड नेशंस यानी यूएन की ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी OCHA ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया है कि लगातार तीसरे साल गजा दुनिया भर के रिलीफ और एड वर्कर्स यानी मददगारों के लिए सबसे ख़तरनाक और जानलेवा जगह साबित हुआ है। यानी सिर्फ गजा में फ़लस्तीनी नहीं मारे जा रहे, बल्कि फ़लस्तीनियों की मदद करने वाले भी कत्ल गारत का शिकार हो रहे हैं। यूएन के मुताबिक साल 2025 में गजा के अंदर इसराइली हमलों में 186 एड वर्कर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। यानी जो लोग मजलूम, भूखों और ज़ख्मियों की जान बचाने के लिए ज़मीन पर उतरे थे, इसराइल ने उन्हें भी नहीं बख्शा और बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। इस रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर सूडान का नाम आया है, जहां साल भर में 71 एड वर्कर्स मारे गए हैं। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के मौके पर जारी इस रिपोर्ट ने इसराइल के उन तमाम दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं जिनमें वो खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करता है गजा वाले मामले में। तो फिलहाल ये थी कुछ खबरें जो मैंने साफ गोई से दोनों तरफ की खबरें आपके सामने रख दी, और अब उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे आगे फॉरवर्ड करिए। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज 20 अगस्त में कई अहम खबरें आनी हैं। उम्मीद करता हूं कि जल्द आपके सामने हाजिर होऊंगा। सलामत रहिए, खुश रहिए।